तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किन्मो के सेक लीडर बनने की खबर एडवाइजर को भी मिल चुकी। यहाँ पर वो किन्मो को कंट्रोल करना चाहते थे, मगर किन्मो की चालाकी देखकर उन्हें उसके साथ समझौता करना पड़ गया। इसी दरमियान सदर्न बॉर्डर पर बगावत शुरू हो चुकी थी, तो इंपीरियल अकेडमी ने अपने डिसाइपल्स को वहाँ भेजने का फैसला लिया ताकि वो बैटल में पार्टिसिपेट करके खुद को काबिल बना पाए। इनफैक्ट किन्मो को भी एक टीम का लीडर बना दिया गया। वेल, इस टीम की खास बात ये थी कि इसमें कोई भी किन्मो को पसंद नहीं करता। यहाँ पर किन्मो ने अपने दोस्त युनशाओ की कैरेज को समन कर लिया, जिसके बाद ये लोग सीधे लिजाओ प्रीफेक्चर की तरफ रवाना हो गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें युनशाओ की फ्लाइंग कैरेज दिखाई गई, जो कि बाकी के सभी कैरेजेस को पीछे छोड़ते हुए सदर्न बॉर्डर की तरफ निकल पड़ी। इस कैरेज की तेज रफ्तार देखकर तो दूसरे डिसाइपल काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें लगा ही नहीं था कि ये खटारा इतनी ज्यादा दमदार होगी। इनफैक्ट कियो भी युनशाओ की इस जहाज की तारीफें करने लगा, तो हुलिंग उसे बताने लगी कि इस कैरेज पर जो फर्नेस है उसे मेरे मास्टर किन्मो ने अपने हाथ से रिपेयर किया था, और तभी से इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि कोई भी इसे बीट नहीं कर सकता। मगर उतने में तेज रफ्तार की वजह से उस कैरेज पर तोड़फोड़ होना शुरू हो गई। हालांकि फान युनशाओ को इस सब की आदत थी। जैसे ही तोड़फोड़ हुई उसने तुरंत ही उसे रिपेयर करना शुरू कर दिया। इस सफर में इन सभी लोगों को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, और सबसे ज्यादा एंजॉय किया ड्रैगन किलिन और हुलिंग ने। वहीं पर किन्मो ने देखा कि युनशाओ की बॉडी पर बना हुआ टैटू तो नकली है। वो कह रहा था, मेरे दोस्त, हम लुटेरों को कूल बनने के लिए ऐसे कारनामे करने पड़ते। कोई नहीं, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा से इसे पेंट कर लूंगा। और अब 2 दिन लगातार ट्रैवल करने के बाद ये लोग फाइनली लिजाओ प्रीफेक्चर के पास पहुंच चुके थे, जो कि यांगकांग नेशन का सदर्न बॉर्डर पर मौजूद सबसे इम्पोर्टेंट फोर्ट है। वहां पहुंचते साथ ही युनशाओ अपनी हेवनली आइज को ओपन करता है। उसे यहाँ की हालातों का अंदाजा लेना था। वो वहाँ से कई मीलों दूर तक देख सकता था। माउंटेन्स तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद उसे एक जलता हुआ शहर नजर आया। यांगकांग नेशन के दुश्मनों ने इस सिटी को पूरी तरह से मिटा दिया था। तो ये सब देखकर युनशाओ सीधे किन्मो से बात करने लगा। वो किन्मो से कहने लगा कि तुम्हारी टीम तुम्हें जरा भी पसंद नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि ये लोग तुम्हारा इस जंग में साथ देंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो सीधे यहाँ से भाग जाना। ऐसी बहादुरी किसी काम की नहीं होती जो तुम्हें मौत के दरवाजे तक पहुँचाए। यहाँ पर किन्मो समझ गया था कि युनशाओ उसकी काफी ज्यादा फिक्र करता है, मगर साथ ही साथ किन्मो को अपनी टीम पर भी भरोसा था। वो जानता है कि उसकी टीम उसे कुछ खास पसंद नहीं करती, लेकिन वो सबके सब बहादुर कल्टीवेटर्स थे। वहीं पर युनशाओ कह रहा था कि मैं कुछ ही दिनों में लोहे की तलाश करने वाला हूँ। अगर मुझे प्योर आयरन मिल गया तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उसकी एक आयरन शील्ड शिप बनाओ। मगर किन्मो तो जवाब के तौर पर उसे गुड बाय बोल रहा था। वो भी जानता है कि युनशाओ को इतना सारा लोहा नहीं मिलने वाला। अब युनशाओ के वहाँ से जाने के बाद किन्मो अपनी टीम को लेकर आर्मी बेस पर पहुँच गया। उसने वहाँ जाते साथ ही सिपाहियों को अपना ट्रैवलिंग टोकन शो किया, जो कि उसे युआनचू ने दिया था। वेल, युआनचू इस लिजाओ प्रीफेक्चर के गवर्नर है। इस प्रीफेक्चर को होल्ड करना उसी की जिम्मेदारी थी। यहाँ पर किन्मो उन सिपाहियों को बताने लगा कि मैं सीनियर युआनचू से मिलना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो उनसे परमिशन ले सकते हो, वो मुझे काफी अच्छे से पहचानती है। यहाँ पर युनशियांग थोड़ी सी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किन्मो की इस युआनचू के साथ दोस्ती कैसे हो गई। और अब थोड़ी देर में युआनचू किन्मो से मिलने के लिए पहुँच गई। वो कह रही थी, किन्मो, मेरा भाई तुम्हारी काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। वो बता रहा था कि तुमने इंपीरियल कैपिटल जाने के बाद बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। इनफैक्ट तुम तो अकेडमी के इंपीरियल वाइजर भी बन चुके हो। अगर सच बताओ तो मुझे तुम पर काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा। साथ ही वो किन्मो की टीम से कहने लगी कि तुम लोग लकी हो जो तुम्हें किन्मो के अंडर काम करने का मौका मिला। अगर तुम्हें अपनी कल्टीवेशन और नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करनी है तो तुमने किन्मो के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। मगर युआनचू की सारी बातें सुनकर तो उन सबके मुंह पर 12 बज गए। यहाँ पर किन्मो युआनचू से माफी मांगते हुए कहने लगा कि सीनियर, पिछली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी तब मैंने आपसे झूठ बोला। दरअसल मैं डाइजियांग काउंटी से बिलोंग नहीं करता, बल्कि मैं तो ग्रेट डाचू से हूँ। मुझे तो बस मजबूरी में आपसे झूठ बोलना पड़ा। जिस पर युआनचू कहती है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं इसी बारे में सोच रही थी कि आखिर डाइजियांग काउंटी में ऐसी कौन सी किन फैमिली है जिसने एक एक्सेप्शनल टैलेंट को पैदा किया। खैर, अब तुम सदर्न बॉर्डर पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, यहाँ पर ढेर सारे हिडन फोर्सेस मौजूद हैं। तो मैं चाहती हूँ कि तुम खुद का ख्याल रखो। हो सकता है कि हमारी मिलिट्री फोर्सेस में भी ढेर सारे जासूस हो। तो किन्मो उनसे पूछने लगा कि सीनियर, क्या आप ये बोलना
चाहती हो कि इस आर्मी बेस में भी जासूस है? तो युआनचू इसका हाँ में जवाब देते हुए कहने लगी कि मुश्किल हालातों के वक्त हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। कौन वफादार है और कौन गद्दार इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अगर तुम एग्जाम्पल मेरा लो तो मैं युआन किंगडम की प्रिंसेस हूँ। अब ये सुनकर ही किन्मो की टीम काफी ज्यादा हैरान हो गई। यहाँ पर युआनचू कह रही थी कि अगर मैं चाहूँ तो एक ही पल में तुम सबको धोखे से मार सकती हूँ। ये मत भूलो कि तुम मेरी ही आर्मी से चारों ओर से घिरे हुए हो। यहाँ पर किन्मो को छोड़कर सभी लोग युआनचू से काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें तो लग रहा था कि वाकई ये बंदी उनका खेल खत्म कर देगी। तभी किन्मो कहता है, सीनियर सिस्टर आप तो बेवजह ही मेरे दोस्तों को डरा रही हो। आप अच्छे से जानती हो कि ये रेबेलियन बस इंपीरियल एडवाइजर के खिलाफ हो रही। तो युआनचू उसे बताने लगी कि मुझे भी कई सारे लोगों ने कांटेक्ट किया। वो चाहते थे कि मैं भी उनके साथ मिलकर यांगकांग नेशन के खिलाफ बगावत करूं। लेकिन हमारी युआन फैमिली की सोच काफी ज्यादा अलग है। हम थ्रोन की वैल्यू नहीं करते, बल्कि हमारे लिए हमारे लोग ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ समय पहले इंपीरियल एडवाइजर ने हमारी युआन काउंटी को विजिट किया था। उनकी मेरे फादर के साथ काफी देर तक डिबेट हुई। आवाम की भलाई किसमें है, इस बात को लेकर उन दोनों में काफी तगड़ी बहस हुई थी और इस डिबेट में हमारी हार हो गई। तो उसके बाद ही मेरे फादर ने अपनी एम्परर की पोजीशन मेरे भाई के हवाले कर दी। लेकिन मेरे भाई ने भी एम्परर बनने से मना कर दिया। उसे भी थ्रोन में दिलचस्पी नहीं थी, जिसके चलते वो राजगद्दी मुझे मिल गई। यानी कि युआनचू युआन काउंटी की एम्प्रेस थी। जो सुनकर किन्मो कह रहा था कि ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम एक एम्प्रेस से मिल पाए। जिस पर युआनचू कहती है कि मैं तो बस एक दिन के लिए ही एम्परर बनी और उस पोजीशन में मुझे जरा भी मजा नहीं आया। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग एम्परर की पोजीशन को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं। मेरे ख्याल से एम्परर बनना इतना भी मुश्किल नहीं। अगर तुम किसी सुनसान जगह पर जाके खुद को एम्परर डिक्लेयर करो तो कोई तुम्हें अपोज नहीं करेगा। सच बताओ तो मैं बस जंग के लिए ही बनी हूँ। आवाम पर रूल करने की बजाय मैं उनकी हिफाजत करना ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन अगर एक शासक की बात की जाए तो फिर इंपीरियल एडवाइजर के अलावा और कोई बेस्ट चॉइस हो ही नहीं सकता। और यही वजह थी कि मैंने अपने युआन किंगडम को इंपीरियल एडवाइजर के हवाले कर दिया। और उस वक्त एडवाइजर ने भी युआनचू से एक वादा किया। वो कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारा युआन किंगडम लिजाओ प्रीफेक्चर के नाम से जाना जाएगा और तुम एज ए गवर्नर यहाँ की सेवा करोगी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों की हिफाजत करो। तो युआनचू ने भी एडवाइजर की बात मान ली। वो उनसे कहती है कि अगर आपने कभी भी मेरे लोगों को धोखा दिया तो मैं खुद आपके खिलाफ बगावत करूंगी। उसका ये जज्बा देखकर इंपीरियल एडवाइजर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर युआनचू किन्मो को बता रही थी कि एक नेशन का शासक बनना आसान काम नहीं हो सकता। और उतने में एक सिपाही ने वहाँ आकर युआनचू को खबर दी कि 9 नेदर गेट का मास्टर यहाँ से भाग गया था, लेकिन हमने लू काउंटी में उसे दोबारा से पकड़ लिया है। तो युआनचू कहने लगी कि लू काउंटी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्पॉट है, सिर्फ वहीं से लिजाओ प्रीफेक्चर का गेटवे ओपन होता। साथ ही लू काउंटी कैपिटल के नॉर्दर्न इलाके से भी कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, लू काउंटी की इस दिशा से हम अपने फोर्सेस को भी सपोर्ट कर सकते। तो फिर वहाँ जाकर ही 9 नेदर गेट के मास्टर ने गिव अप क्यों किया? वो तो वहाँ से आगे भी भाग सकता था। उतने में ही किन्मो कहता है कि मेरे ख्याल से वो वहाँ इसलिए गया ताकि वहाँ पर वो अपनी आर्मी को इकट्ठा कर पाए। जिस पर युआनचू कहने लगी कि सदर्न बॉर्डर्स काफी ज्यादा वास्ट रीजन है। साथ ही अभी तक हम उन ओल्ड मॉन्स्टर्स को पकड़ नहीं पाए जिन्होंने हमारे इंपीरियल एडवाइजर का कत्ल करने की कोशिश की थी। वो मॉन्स्टर अभी भी छुप कर बैठे हुए हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा कि हमारे दुश्मनों को किसी पावरफुल बंदे का सपोर्ट होगा। जहाँ तक मैं जानती हूँ 9 नेदर गेट के पास सोल बाइंडिंग टेक्निक है, जिससे वो अंडरवर्ल्ड के दरवाजे में गैप बना सकते और उस गैप का यूज करके वो मरे हुए लोगों को दोबारा से जिंदा कर सकते, क्योंकि उनकी स्पेशल एबिलिटी का यूज करके उन्हें अंडरवर्ल्ड से सोल वापस पुल करना काफी ज्यादा आसान है। जिस पर किन्मो बता रहा था कि मैंने सोल बाइंडिंग स्क्रिप्चर को पढ़ा था, मगर उन स्क्रॉल में दी गई इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से करेक्ट नहीं थी, जिसके चलते मैं उस सोल बाइंडिंग स्पेल के एक्चुअल इफेक्ट को चेक ही नहीं कर पाया। उतने में शेन कहने लगा कि हमारे सुपरवाइजर्स ने हमें बताया था कि घोस्ट स्पेल एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये तो बस हमें उल्लू बनाने की एक ट्रिक है। और उतने में वहाँ पर एक सिपाही पहुँच गया। वो कह रहा था कि हमारे जनरल शाओई ने रेबेलियंस को ज्वाइन किया। वो बंदा कुनी किंगडम को यांगकांग नेशन से अलग करना चाहता
और अब उसने लिजाओ प्रीफेक्चर को चारों ओर से घेर लिया है, जिस पर युआन चुयू कहने लगी कि शायद शाओई ने ही नेदर गेट के मास्टर को कैद से भगाने में मदद की होगी। और इतना कहते साथ ही वो बॉर्डर की तरफ निकल पड़ी ताकि वहाँ जाकर वो शाओई को सबक सिखा पाए। मगर उसने जाने से पहले ये हुक्म दिया कि 9 नेदर गेट के जितने भी डिसाइपल्स हमारे हाथों मारे गए थे उन सबकी लाशों को जला दो। थोड़ी देर में यहाँ पर यांगकांग की बाकी की कैरेजेस भी पहुँच जाएगी, तो उनकी मदद से ये काम और भी ज्यादा आसान होगा। और अब युआन चुयू अपने कुछ फोर्स लेकर सीधे बॉर्डर की तरफ रवाना हो गई, जिसके बाद हमें लू काउंटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर 9 नेदर गेट के डिसाइपल्स की लाशों को जमा किया जा रहा था। यहाँ पर किन्मो उनके डेड बॉडीज को चेक करने लगा और उन पर उसे अजीब से रून्स फ्लो होते हुए नजर आते हैं। इन डिसाइपल्स की मौत होने के बावजूद भी स्पेल वैनिश नहीं हुए, तो किन्मो को तुरंत ही उसने पढ़े हुए स्क्रिप्चर की याद आ गई। उस मैनुअल में सोल बाइंडिंग के जो रून्स दिए गए थे ये उसके मुकाबले काफी ज्यादा कंप्लीट हैं, यानी कि इन लोगों पर स्क्रॉल बाइंडिंग टेक्निक को सेटअप किया हुआ था। तो क्यों उससे कहने लगा कि थोड़ी देर पहले ही तुमने बताया था कि 9 नेदर गेट के स्क्रिप्चर में तुम्हें ढेर सारे एरर्स मिले, तो बताओ फिर ये टेक्निक कंप्लीट कैसे हो सकती। और फिर इन लोगों ने उस लाशों के ढेर में आग लगा दी। तभी किन्मो कहता है कि शायद 9 नेदर गेट के लोगों ने जानबूझकर अपने स्क्रिप्चर में गलतियां की, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंपीरियल एकेडमी उनकी टेक्निक को मास्टर कर पाए। इसीलिए वो तुरंत ही अपने साथियों को हुक्म देता है कि जल्दी से सभी आर्मी ट्रूप्स को इन्फॉर्म करो कि 9 नेदर गेट ने हमारे लिए जाल बिछाया है और उन्हें काफी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा, वरना तो हम सभी लोग 9 नेदर गेट के जाल में फंस जाएंगे। और उतने में वो जलने वाली लाशें हरकतें करने लगी, साथ ही साथ उन्हें बहुत ही तेज नगाड़ों की आवाजें आ रही थी। तो ये लोग तुरंत ही उस आवाज को चेक करना शुरू कर देते हैं। वेल लू काउंटी से काफी दूर हम कुछ इवल कल्टिवेटर्स को देख पाते हैं, जो कि 9 नेदर गेट के वॉरियर्स थे। वो लोग काफी जोर जोर से मंत्रास को पढ़ते हुए ड्रम्स को बीट कर रहे थे। ऐसा लगता है कि मानो उन्होंने किसी रिचुअल का आगाज कर दिया। अब उनकी इस बीटिंग की वजह से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग इवल पावर रिलीज हो रही थी, जो कि आसमान में एक वास्ट फॉर्मेशन को सेटअप कर लेती है। दरअसल वो फॉर्मेशन इसलिए बनाया गया था ताकि वो अपनी सोल बाइंडिंग टेक्निक परफॉर्म कर पाए। और अब लू काउंटी में 9 नेदर गेट के जितने भी डिसाइपल मारे गए थे उनकी लाशें अपने आप हवा में फ्लोट करने लगी, जो देखकर ही यांगकांग की आर्मी काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। दरअसल लाशों के अंदर दोबारा से सोल ऐड करना इसे ही सोल बाइंडिंग टेक्निक कहा जाता था, यानी कि 9 नेदर गेट यहाँ पर एक डेड आर्मी खड़ी करना चाहता है, जिन्हें खत्म करने के बाद भी उनका दोबारा से इस्तेमाल हो सकता। किन्मो तो उनकी इस चालबाजी को देखकर ही हैरान था। उसे पता था कि अगर ये बॉडीज रिजरेक्ट हो गई तो फिर इनकी हार कंफर्म है, इसलिए वो तुरंत ही अपने साथियों को हुक्म देता है कि जल्दी से इन डेड बॉडीज पर अटैक करो। ये किसी भी कीमत पर उस फॉर्मेशन के पास नहीं जानी चाहिए। तो किन्मो की टीम ने भी फटाफट से उन पर हमले करना शुरू कर दिए। ये लोग उन बॉडीज को स्लिट कर रहे थे ताकि वो आसानी के साथ रिजरेक्ट ना हो पाए। उन पर लगातार होने वाले हमलों की वजह से 9 नेदर गेट के सभी डिसाइपल दोबारा से नीचे पटक गए और किन्मो की वजह से ये प्रोसेस अधूरी रह गई। उसने बड़ी चालाकी के साथ 9 नेदर गेट का ये प्लान चौपट कर दिया। तब तक यांगकांग नेशन की फ्लाइंग कैरेजेस भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी, जिन्हें देखते साथ ही इन लोगों की जान में जान आ गई कि वो कह रहा था कि इन कैरेजेस पर टोटल 20 सेलेस्टियल रेल्म के सुपरवाइजर्स हैं और साथ ही हमारे जैसे ढेर सारे स्कॉलर्स भी मौजूद होंगे। अब तो हम आसानी से 9 नेदर गेट का मुकाबला कर पाएंगे। मगर उसी वक्त किन्मो देखता है कि वहाँ मौजूद फॉर्मेशन में अचानक से बदलाव हो गया। वो फॉर्मेशन अपने आप वहाँ से गायब होकर वहाँ पर एक गेट अपीयर हो जाता है, जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमोनिक पावर रिलीज हो रही थी। और अब उसी एनर्जी ने यांगकांग की सभी कैरेजेस को अपनी तरफ पुल करना शुरू कर दिया। उन कैरेजेस पर सवार सुपरवाइजर्स चाहकर भी इस एनर्जी के खिलाफ मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपने डिसाइपल्स को बताने लगे कि जल्दी से कैरेज से नीचे उतर जाओ। मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उस गेट में मौजूद इवल पावर ने बड़ी तेजी के साथ उन कैरेजेस को अपने अंदर पुल करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से यांगकांग की आर्मी बैटल ग्राउंड पर पहुंचने से पहला ही तिनके जैसी बिखर गई। इस भयानक नजारे को देखकर किन्मो और उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा पैनिक हो गए, क्योंकि उन्होंने बस एक ही पल में अपने कई सारे डिसाइपल्स को खो दिया था। वहीं पर हम कंफ्यूज होकर पूछने लगी कि आखिर इन लोगों ने हमारी कैरेजेस को कहाँ भेज दिया। तो किन्मो बता रहा था कि 9 नेदर गेट के पास बहुत ही भयानक टेक्निक है, जिसका यूज करके वो नेदर वर्ल्ड में गैप बना सकते। हो सकता है कि इन्होंने हमारी आर्मी को सीधे नेदर वर्ल्ड में ही टेलीपोर्ट कर दिया। साथ ही साथ इस नजारे को देखकर किन्मो को लिविंग डेड रेल्म की याद आने लगी। ये डार्कनेस में मौजूद वही दुनिया है जहाँ पर मरे हुए लोग जिंदा होते और जिंदा लोग मारे जाते। और उतने में उस गेट से बहुत ही भयानक एनर्जी बाहर आने लगी, जिसने वहाँ मौजूद हर एक डेड बॉडी को हवा में उठा लिया और फिर उनके अंदर नेदर वर्ल्ड की सोल डाल दी गई,
जिसके चलते वो डेड बॉडीज दोबारा से रिजरेक्ट हो गई। अब उस डेड आर्मी को देखकर हॉन्ग तो काफी ज्यादा भड़क गई थी। वो तुरंत ही अपने वुल्फ स्लेव से कहने लगी कि चलो जल्दी से फाइट के लिए तैयार हो जाओ, हम दोनों मिलकर सबसे पहला उस गेट को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, वही मुसीबत की जड़ है। मगर किन्मो ने उसे रोक लिया। वो कहता है कि तुम जल्दबाजी में फैसला नहीं ले सकती, हमारा दुश्मन काफी ज्यादा चालाक है, उसके पास ऐसी कई सारी ट्रिक्स होंगी जिसका यूज करके वो हमारा खात्मा कर दे। जिस पर हॉन्ग कह रही थी कि तुम सीधे से ये क्यों नहीं बताती कि तुम्हें इनसे डर लग रहा, अगर तुम्हें मरने से इतना ही डर लग रहा है तो तुम सीधे यहाँ से कैपिटल चले जाओ। मगर किन्मो का अंदाजा पूरी तरह से सही था, क्योंकि यहाँ पर नाइन नेदर गेट ने एक और जाल बिछा के रखा था, जो कि अब फाइनली इनके सामने रिवील हुआ। वहाँ पर हम हजारों लाखों टैलिस्मान को फ्लाई करते हुए देख पाते हैं, और फिर उनमें से कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट का बंदा बाहर आ गया। वेल, इस कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट के साथ किन्मो का पहले भी पाला पड़ा है, तो अच्छे से जानता था कि ये लोग कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। और अब यहाँ पर हमें टैलिस्मान के ढेर सारे फ्लोज दिखाए गए, जिस पर कई सारे कॉर्प्सेस सवार थे, और अब उन सब ने मिलकर किन्मो और उसकी टीम पर अटैक करना शुरू कर दिए। अगर इन कॉर्प्सेस के एबिलिटीज की बात की जाए तो इन्हें आसानी से मारा नहीं जा सकता, लेकिन वो जिन्हें खत्म करेगी उनके जैसा एक मुर्दा बनेगा। तो अब इंपीरियल एकेडमी की जीनियस ने भी इन कॉर्प्सेस के साथ मुकाबला करना शुरू किया। वो कह रहा था कि नाइन नेदर गेट ने आसमान को पूरी तरह से ब्लॉक किया, और वहीं पर कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट ने अपने कॉर्प्सेस का यूज करते हुए पूरे ग्राउंड को कवर कर लिया। साथ ही हमारी जितनी भी आर्मी मारी जाएगी उन्हें भी ये टैलिस्मान कॉर्प्सेस में बदल देंगे, यानी कि इनकी फौज तो पल पल बढ़ती जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो थोड़ी ही देर में हम भी इन कॉर्प्सेस की सेना में शामिल हो जाएंगे। साथियों, हॉन्ग से सलाह मांग रहा था कि बताओ हमने अब क्या करना चाहिए, जिस पर हॉन्ग कहते हैं कि हमें सीनियर युवान चुई ने हुक्म दिया था कि हमें इसी इलाके को गार्ड करना है, इसलिए हमें बैटलफील्ड छोड़कर नहीं जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इन्हें खत्म करते हुए हम भी मारे जाएंगे। वहीं पर युनशियांग किन्मो से पूछ रही थी कि बताओ अब क्या करना है, तुम हमारे लीडर हो तो तुम्हें जल्दी से फैसला लेना पड़ेगा। जिसके बाद किन्मो और युनशियांग तुरंत ही अपनी टीम के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर किन्मो अपनी हेवनली आइज का यूज करते हुए सिटी गेट को चेक करता है। भले ही रास्ते में कई सारे कॉर्प्सेस थे, मगर इतने भी नहीं कि वो इनका रास्ता रोके, इसलिए किन्मो ने अपनी टीम को हुक्म दिया कि हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर शेन कह रहा था कि हम वॉरियर्स हैं, बैटल ग्राउंड छोड़कर भागना हमारी शान के खिलाफ होगा, और हम यहाँ के आर्मी को मरता हुआ कैसे छोड़ सकते। जिस पर किन्मो कहने लगा कि नाइन नेदर गेट ने जानबूझकर यहाँ अपनी फोर्स भेजी थी ताकि उनके डिसाइपल्स मारे जाए और फिर वो उनकी डेड आर्मी को फॉर्म कर ले। इतना ही नहीं, उन्होंने कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट के साथ भी अलायंस करके इस पूरी सिटी को घेर लिया। इसका सीधा मतलब तो ये हुआ कि लू काउंटी पहले से ही एक जाल थी और हम खुद होकर इस जाल में फंसते गए। हमेशा जीत का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें बैटल ग्राउंड को होल्ड करना है, कभी कभार जीत दूसरे तरीकों का यूज करके भी छीनी जाती। और वैसे भी मैं टीम लीडर हूँ, तो यहाँ से भागने के बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसकी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अब जल्दी से इस सिटी को अबैंडन करो। यहाँ पर किन्मो ने अपनी सेलेस्टियल ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही उनके सामने मौजूद हर एक कॉप्स को निपटा दिया, जिसके बाद ये लोग बड़ी तेजी के साथ वहाँ से निकल पड़े। कॉप्सेस की आर्मी भी इनके पीछे थी, मगर ये लोग बड़ी चालाकी से सिटी से बाहर मौजूद जंगल में छुप जाते हैं। हॉन्ग कहते हैं कि हमारे इंपीरियल एकेडमी की आर्मी लू काउंटी आते ही निस्तनाबूद हो गई। उस अजीब से गेट ने उन्हें स्वैलो कर लिया। पता नहीं उनके साथ क्या किया होगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन लोगों ने इतनी जल्दी हम पर फतेह हासिल कैसे की। जिस पर किन्मो कह रहा था कि शायद वो लू काउंटी पर हमला करना नहीं चाहते थे, उनका टारगेट ये काउंटी नहीं बल्कि हमारे स्कॉलर्स थे। वहीं पर कियो कहने लगा कि ये तो अच्छा हुआ कि हम किन्मो के लुटेरे दोस्त की कैरेज में यहाँ आए। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी इसलिए हम सबसे पहले लू काउंटी में पहुँच पाए। अगर हम उन डिसाइपल्स के साथ किसी धीरे चलने वाली कैरेज में होते तो सब के सब मिस्टीरियस गेट का खाना बन जाते। उतने में शेन बताता है कि हमारे इंपीरियल एडवाइजर ने हमेशा कल्टीवेटर्स की स्टडी पर ध्यान दिया। उनके स्कॉलर्स ही उनकी नई फोर्स बनेंगे और शायद इसी वजह से हमारे स्कॉलर्स को मारा जा रहा ताकि एडवाइजर की आर्मी को बनने से पहले ही कुचल दिया जाए। वैसे हमारे ट्रेनिंग का लोकेशन बस कुछ ही गिने चुने लोगों के सामने रिवील किया गया था, यानी कि नाइन नेदर गेट को पता नहीं था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। फिर उन्होंने हम पर इतना सटीक हमला कैसे किया, मुझे तो ये इत्तेफाक बिल्कुल नहीं
नहीं लगता। जरूर से किसी ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लिख कर दी। साथ ही साथ वो इस पर किन्मो की सलाह मांग रहा था, जिस पर किन्मो कहता है कि शायद तुम सही कह रहे, बिना इन्फो की तो ये लोग उन कैरेजेस पर अटैक ही नहीं कर सकते थे। इन्हें ऑलरेडी पता था कि हमारे स्कॉलर्स जंग में शामिल होंगे और ये इन्फॉर्मेशन बस गुइलान और हाई मिनिस्टर्स के पास थी। उनमें से जरूर कोई एक गद्दार होगा। उतने में ही युन शांग उन्हें बताने लगी कि अगर हम इस फॉरेस्ट को क्रॉस कर ले तो लिजाओ के मिलिट्री कैंप में पहुंच जाएंगे। मगर उतने में ही किन्मो को डिमोनिक मंत्रास की आवाजें सुनाई देने लगी, जिसके चलते किन्मो काफी ज्यादा चौकन्ना हो गया। अब ये देखकर शेन भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो किन्मो को इसके पीछे की वजह पूछता है तो किन्मो बताता है कि मुझे काफी अजीब सी आवाजें आ रही, क्या तुम लोगों को नहीं आ रही? मगर किन्मो के अलावा वो डिमोनिक मंत्रास किसी और को सुनाई नहीं दे रहे थे। तो किन्मो अपनी टीम से कह रहा था कि तुम यहीं पर रुको और मैं अभी आगे जाकर चेक करता हूँ। अब ये लोग उसे कुछ जवाब दे पाए इससे पहले वो एक पोर्टल बनाकर वहाँ से जा चुका था। वहाँ से थोड़ी दूरी पर जाने के बाद किन्मो को एक प्राचीन दरख्त नजर आया, जहाँ पर 9 नेदर गेट के इवल कल्टिवेटर्स डिमोनिक मंत्रास की चैंटिंग कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो यहाँ पर भी कोई रिचुअल चल रहा हो। साथ ही साथ किन्मो वहाँ मौजूद रून्स को भी ऑब्जर्व करता है। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये रून्स इतने ज्यादा डिफरेंट क्यों है। थोड़ी देर पहला तो 9 नेदर गेट ने अलग रून्स का यूज किया था और उसी पर किन्मो को स्क्रिप्चर में दी गई डायग्राम याद आने लगी। वो तुरंत ही समझ गया कि ये तो समनिंग घोस्ट एंड कमांडिंग गॉड्स के स्पेल है। साथ ही उन कल्टिवेटर्स को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद उसे पता चला कि ये होंगशेन सेक्ट के डिवाइन कल्टिवेटर्स थे। अब इन सभी लोगों के रून्स आपस में जुड़ते ही पूरा माहौल बदलने लगा। आसमान में काफी सारे चेंजेस होने लगे और अब आसमान का सीना फाड़ते हुए हमें एक डीमन का चेहरा नजर आया। यहाँ पर किन्मो भी इस फिनोमिना को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वही दूसरी तरफ युआन चियो को खबर मिली कि कैपिटल ने भेजे हुए स्कॉलर्स पर 9 नेदर गेट और कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट ने अटैक कर दिया। उस हमले में सभी लोग मारे गए। हम लोग काउंटी की जंग को हार चुके। यहाँ पर युआन चियो किन्मो और उसकी टीम के बारे में पूछने लगी, जिस पर सिपाही कह रहा था कि हमें उनका कोई ट्रेस नहीं मिला, शायद वो भी हमारे सिपाहियों के साथ मारे गए। और उतने में ही वो पूरा इलाका शेक होने लगा और अब जमीन को चीरते हुए हम एक बहुत ही भयानक एंटिटी को बाहर आते हुए देख पाते हैं। वह लेजेंडरी डीमन गॉड था। सिपाही कहने लगे कि इस ओल्ड इराक के डीमन को यहाँ पर समन किया गया है और अब उस विशाल डीमन गॉड ने अपने पाँव के नीचे लिजाओ की आर्मी को कुचलना शुरू कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। सिपाही काफी ज्यादा पैनिक हुए। इधर वो डीमन गॉड अपने ढेर सारे मुंह का यूज करते हुए उनकी कैरेजेस पर आग लगा रहा था। वहीं पर युआन चियो के सामने इतना बड़ा दानव था और ऊपर से उसे ये भी खबर मिली कि शाओई की आर्मी उनसे बस 10 मील दूर है, जल्दी वो भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये सुनकर युआन चियो शाओई पर काफी ज्यादा भड़क गई थी। उस बंदे ने 9 नेदर गेट, कॉप्स इमॉर्टल सेक्ट और होंगशान सेक्ट के साथ अलायंस फॉर्म कर ली। मगर युआन चियो ने अभी तक हार नहीं मानी। वो अपने बचे हुए सिपाहियों को विंडशील्ड एक्टिवेट करने का हुक्म देती है। साथ ही साथ उन्होंने ट्रू एसेंस कैनन्स को भी माउंट कर लिया और अब चारों ओर से उस डीमन गॉड पर अटैक किए जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ क्यू तो ये नजारा देखकर ही पैनिक हो गया। वो कहता है कि यहाँ पर 4 सेक्ट ने मिलकर हमले किए थे। अब ये क्या कम था जो एंशिएंट डीमन गॉड भी यहाँ पर टपक गया। मेरे ख्याल से हम सभी लोगों ने यहाँ से भागना चाहिए। जो सुनते साथ ही शेन उसकी टकली पर जमाट लगाते हुए कहने लगा कि किन्मो ने हमें बताया था कि हमें यहीं पर रुकना होगा, इसलिए तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। और उतने में किन्मो वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि यहाँ से एस्केप करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। मैंने देखा कि होंगशेन सेक्ट के 13 कल्टिवेटर्स ने मिलकर एक रिचुअल को कंप्लीट किया और उसी की वजह से डीमन गॉड अपीयर हुआ। अगर वो लोग यहाँ पर नहीं रुके तो वो एक और डीमन गॉड को समन करेंगे। अगर यहाँ पर एक और डीमन गॉड आ गया तो फिर ऐसी तबाही मचेगी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सीनियर युआन चियो और उनकी आर्मी मारी जाएगी और फिर पूरा की पूरा लिजाओ प्रीफेक्चर डिस्ट्रॉय होगा। तो अब मैं तुम सभी से ये सवाल पूछूंगा कि बताओ तुम में से किसमें हिम्मत है मेरे साथ आने की, क्योंकि मैं तो उन कल्टिवेटर्स को खत्म करके ही दम लूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।